आशा कार्यकर्ता हैं जिनका कि 2025 से जो राज्य राशि बिहार सरकार देती है 3,000 रुपये, वो भी जनवरी से अभी तक उसका भी बकाया है महोदय। और अगर आप संविदा कर्मी कह लीजिए जो उस क्षेत्र में मतलब हेल्थ के में संविदा कर्मी है, लैब टेक्नीशियन है, इन तमाम लोगों के 6-6 महीने का बजट आप मतलब बकाया रखते हैं, एनएम का आप बकाया रखते हैं, तो आपका स्थापना मद में भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं और अनुपूरक बजट की आप मांग करते हैं महोदय। सीएससी में जो आशा हो या जो अन्य लोग काम कर रहे हैं उनका पैसा आप बकाया रख रहे हैं, तो क्या आप खर्च तब किस आधार पर ये फिर अनुपूरक बजट इतने बड़े पैमाने पे आप मांग कर रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से, मनरेगा जिसको कि अब ग्राम जी श्रीमती शशि यादव संक्षेप में। महोदय, मैं अनुपूरक बजट पे अपनी बात रखना चाहती हूँ। इसके लिए आपने जो मुझे इजाज़त दिया, आपको सदन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। महोदय, मैं एक दो ही विषय पर रखूँगी। जैसे हेल्थ का जो बजट आप लाए हैं, इसके पहले जो बजट हेल्थ का आया हुआ था सामान्य बजट में, जिसमें 21,270.40 करोड़ का था, जिसे कि दो भाग में आप मतलब बांटा गया है, दो भाग में बांट करके खर्च भी हो रहा है, जिसको कि स्थापना मद और योजना मद में। स्थापना मद में है 11,237.64 करोड़ और योजना मद में है 10,003.277 करोड़। मगर मैं ये कहना चाहूँगी महोदय कि इतना बजट है और ये बजट जिस तरह से लाया गया था, उस बजट में मतलब दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल खोलने का, सीएससी को बेहतर बनाने का, और तो इसमें भी अभी तक कहीं कोई हम लोग देख नहीं रहे हैं कोई विकास, अभी तक इतने दिन हो गए। और फिर आप बजट की मांग कर रहे हैं, अनुपूरक बजट की। और स्थापना मद में भी जो हम देख पा रहे हैं महोदय कि आप मैं उस फील्ड में वर्क करती हूँ, तो जो आशा कार्यकर्ता हैं जिनका कि 2025 से जो कि आप बिहार सरकार 40% उनको देती है, मगर 25 के अगस्त से आज के डेट तक सैकड़ों पीएससी है जिन आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटरों को पेमेंट नहीं मिला है। किशनगंज ऐसा जिला है जिस किशनगंज जिला में अभी तक एक किशनगंज सदर को छोड़ दिया जाए तो बाकी किशनगंज जिला में पेमेंट नहीं हुआ है। आप मोतिहारी जिला कह लीजिए, मधुबनी का कई पीएससी है, इस तरह के सैकड़ों पीएससी है। आप खुद बताइए महोदय, आप अनुपूरक बजट की सरकार मांग कर रही है, मगर जो स्थापना बजट है उसमें उन आशा कार्यकर्ताओं को जो बहुत कम रकम राज्य सरकार देती है उसको भी आप साल भर से बकाया रखेंगे, कैसे उनका परिवार चलेगा? जो राज्य राशि बिहार सरकार देती है 3,000 रुपये, वो भी जनवरी से अभी तक उसका भी बकाया है महोदय। और अगर आप संविदा कर्मी कह लीजिए जो उस क्षेत्र में मतलब हेल्थ के में संविदा कर्मी है, लैब टेक्नीशियन है, इन तमाम लोगों के 6-6 महीने का बजट आप मतलब बकाया रखते हैं, एनएम का आप बकाया रखते हैं, तो आपका स्थापना मद में भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं और अनुपूरक बजट की आप मांग करते हैं महोदय। सीएससी में जो आशा हो या जो अन्य लोग काम कर रहे हैं उनका पैसा आप बकाया रख रहे हैं, तो क्या आप खर्च तब किस आधार पर ये फिर अनुपूरक बजट इतने बड़े पैमाने पे आप मांग कर रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से कि आप तत्काल तौर पर, अगर स्थापना मद में अभी भी बहुत बड़ी राशि है, तो आप इन राशि को आप खर्च करें और जो इस तरह के कर्मी हैं इन कर्मियों का आप तत्काल ये करें
क्योंकि एनएम बहनों के ही बल पर, आशा बहनों के बल पर आपका पूरा हेल्थ चलता है, संविदा कर्मियों के बल पर पूरा हेल्थ चलता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे। और इसके साथ ही जो मनरेगा, जिसको कि अब ग्राम जी योजना के तहत आप ले आए हैं, इसमें भी पहले 100 दिन का था, आप 125 दिन कर दिए, और उसमें भी मुश्किल से भी 10% लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बजट का आप जो इनके लिए बजट अलॉट किए हैं, 10% भी उनके मजदूरी में आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप बजट बढ़ा करके मांग रहे हैं। तो महोदय, हम ये अनुपूरक बजट या बार बार मतलब जो अनुपूरक बजट है, ये किसके लिए है? अगर इस तरह से कोई विकास योजना में भी ना खर्च हो और योजना मद में भी ना खर्च हो, तो मैं इसका समर्थन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक, माननीय सर्वेश कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। यह अनुपूरक बजट, मैं कई बार इस विषय को सदन में ले आया। इतनी मोटी पुस्तक है, प्रथम अनुपूरक विवरण महोदय, 672 पेज की यह पुस्तक है। 7 महोदय, सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा, ये 672 पेज की पुस्तक है, 7 पार्ट में ये पुस्तक है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें इंडेक्स नहीं रहता है। किसी को कुछ देखना, जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा स्वास्थ्य पर में किसी सब्जेक्ट पर किसी 55 डिमांड है बिहार के सरकार का, इसमें इंडेक्स की सुविधा होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी यह आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसका इंडेक्सेशन होना चाहिए। दूसरी बात महोदय, मैं सरकार को, कल सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल हुई है विधानसभा में, सरकार को जीएसटीपी के 24-25 में 13.09% का ग्रोथ हुआ है। मैं बिहार की सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि बिहार के सकल घरेलू आय में 13.09% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन श्रीमान जी, जहां तक अनुपूरक व्यय का सवाल है, 3,47,589 करोड़ का ओरिजिनल बजट आया था, और फर्स्ट सप्लीमेंट्री 83,000 करोड़ रुपए का श्रीमान जी आया है। 87,000 करोड़ रुपए का फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया है। अभी मार्च में बजट आया श्रीमान जी 3,47,000 करोड़ का, और 87,000 करोड़ का फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट बनाने के काम में और अधिक बेहतरी करने की गुंजाइश है समाज। यह मैं कहना चाहता हूं। आप 87,000 करोड़ की जब सप्लीमेंट्री आई है, तो लगातार फिस्कल डेफिसिट, जो बिहार की सरकार का फिस्कल डेफिसिट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से, कल सीएजी के रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है, एफआरबीएम जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट का एक्ट है, लगातार 4 वर्षों से सरकार जो कह रही है कि हम अचीव करेंगे, उसको अचीव नहीं कर पा रही है महोदय। हालांकि जो पब्लिक डेट का विषय है, लायबिलिटी का विषय है, तमाम खर्च के बावजूद सरकार की लायबिलिटी एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत है। कल सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि सरकार की लायबिलिटी 39.90% है, जबकि 40% की लिमिट है, और भारत के कई स्टेट इससे ज्यादा अपनी लायबिलिटी बढ़ा लिए हैं। तो इस मुद्दे पर भी मैं बिहार की सरकार की सराहना करता हूं कि लगातार भारी खर्च के बावजूद, फिस्कल डेफिसिट का, एफआरबीएम का टारगेट को क्रॉस करने के बावजूद अपनी लायबिलिटी को सरकार ने काबू में रखा है। इसके अतिरिक्त श्रीमान जी, एक और विषय बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि यूसी बिल और डीसी बिल, मैं जब कह रहा हूं कि सरकार को अपने बजट की व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है। एक उदाहरण कल सीएजी की रिपोर्ट से मैं देख रहा था, 19-20 के पूर्व का यूसी बिल श्रीमान जी
3,505 यूसी बिल 21,515 करोड़ रुपए का अभी भी पेंडिंग। ये 19-20 के पूर्व का है श्रीमान जी। 23-24 तक का कल सीएजी की रिपोर्ट में आया है 62,000 से अधिक यूसी बिल, जिसमें 92,132 करोड़ रुपीस का बिल पेंडिंग है। इसमें यूसी बिल भी है और कंटिजेंसी का भी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बिल है। और सबसे ज्यादा बिल पेंडिंग है महोदय, सबसे ज्यादा बिल पेंडिंग है। कल सदन में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर जब चर्चा हो रही थी तो शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, इन दो विभागों का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स और डीसी बिल्स पेंडिंग है। उसका डेटा है, समय की बाध्यता है, लेकिन 19-20 के पहले 21,000 करोड़ रुपए और 23-24 का भी 20,000 करोड़ रुपए, 22-23 का 23,000 करोड़ रुपए, कुल मिला करके यह जो यूसी बिल, डीसी बिल, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल, रिकॉन्सिलेशन जो अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन जो संधारण जो अकाउंट्स का होता है वह बहुत धीमी गति से हो रहा है। आपकी कृपा से मैं लोक लेखा समिति का भी मेंबर लगभग 6 वर्षों से हूँ। बहुत धीमी गति से बिहार के फिस्कल मैनेजमेंट का काम हो रहा है। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूं इस काम को और अधिक बेहतर ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। आपने मुझे मौका दिया महोदय, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। 2 मिनट जब जाते उतना बड़ा नहीं, बहुत जाना है सबको, वहाँ पर ही है ना। कम से कम 7-8 सरकारी सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के पृथक अनुपूरक के सामान्य वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और राम रेड्डी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और अपने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो मुझे यहाँ भेजे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए मौका मिला। महोदय, आज लगभग 4.5 साल हो गए इस सदन में और ये ऐसा संयोग है कि 4.5 साल में हमने 5 मुख्यमंत्री को शपथ लेते हैं, 5 बार मंत्री को भी शपथ लेते हैं, 48 महीने में 5 बार, यानी कि कोई भी मंत्री अपने विभाग में 10 महीने से ज्यादा नहीं रहे। तो जिस राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री ही स्थिर ना हो तो उसका बजट स्थिर कैसे हो सकता है। 30% की सप्लीमेंट्री बजट लाई गई है। ये सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है? विशेष परिस्थिति में आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, किसी तरह का, उसमें सप्लीमेंट्री बजट लेते हैं। आज जब स्थिति ये है कि जब सरकार अपने पिछले पैसे कोई खर्च नहीं कर पाई है तो फिर इस सप्लीमेंट्री बजट की ऐसी जरूरत क्या पड़ गई। आज आप देखें कि सरकार, ये सबको पता है कि सारा विकास का काम ठप पड़ा है, कोई भुगतान नहीं हो रही है, जिसके एवज में तरह तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं, जिसके एवज में तरह तरह के टैक्स। अब ऐसी स्थिति हो गई कि एनएस पे टैक्स, एसएच पे टैक्स, अब गांवों से भी टैक्स की बात हो रही है। 30 रुपया प्रति माह पानी पे टैक्स, 30 रुपया सफाई पे टैक्स, 50 रुपया घर कच्चे मकान, पक्के मकान पे 100 रुपया। आप बताइए कि शहर में कितने नगर निकायों में पानी की सप्लाई आपूर्ति की जाती है। आज गांव में जो भी नल जल योजना चल रही है सब ठप पड़ा, कहीं सफाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। फिर आप टैक्स की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे ये कहना है कि सरकार बोल रही है कि हम ट्रांसपोर्ट गाड़ी से टैक्स लेते हैं। अरे अगर आप ट्रांसपोर्ट गाड़ी से टैक्स लेते हैं, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ता है, इसका बोझ किस पे जाता है? किसान पे जाता है, आम आदमी पे जाता है। टैक्स तो आप लेंगे कमर्शियल व्हीकल से, बोझ किस पे आएगा? एक आम आदमी पे आएगा। महोदय, हम ये कहेंगे कि सरकार जो भी बजट लाई है, पहले की भी अभी की भी, बार बार ये लोग बोल रहे हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे आदरणीय नेता लालू जी हमेशा कहते आए कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। और ये सही है कि स्मार्ट गांव जब तक नहीं बनेगा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि बिहार, देश की हर थाली में बिहार का व्यंजन होगा। और आज हालात ये है